तो नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एस्टेट हिंदी में और आशा करती हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। इससे आज की हमारी क्लास है लेसन 12 सुदामा चरित, जो कि नरोत्तम दास जी द्वारा रचित है। इससे पहले की क्लास में हम लेसन 11 कंप्लीट कर चुके हैं। आशा करती हूँ कि आपको वह क्लासेस भी अच्छी लगी होंगी। तो अब बिना देर किए चलो शुरू करते हैं आज की क्लास को। बस जल्दी से हम ये कक्षा 8 की एनसीईआरटी कंप्लीट करके फिर हम ग्रामर का जो पोर्शन है एनसीईआरटी का वो शुरू करेंगे। तो ये शुरू करते हैं आज की क्लास को। सुदामा चरित, नरोत्तम दास। हिंदी साहित्य जगत में कवि नरोत्तम दास का नाम बड़े ही आदर और सम्मान के साथ लिया जाता है। ये हिंदी के प्रमुख साहित्यकार माने जाते हैं। इनका जन्म संवत 1550 विक्रमी संवत माना जाता है। ये हिंदी साहित्य के उन रचनाकारों में से एक हैं जिन्होंने एक दो रचना लिखकर अपना नाम हिंदी साहित्य में सुनिश्चित कर रखा है। यानी ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक दो रचना से ही वे हिंदी साहित्य में जाने जाते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इनका जन्म 1545 में माना है। वैसे क्या है, इनका जन्म 1550, पर अगर आए कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नरोत्तम दास जी का जन्म कौन से उसमें माना है, तो 1545 में। उत्तर प्रदेश सीतापुर जनपद में इनका जन्म विद्वानों द्वारा स्वीकार किया जाता है। शिव सिंह सरोज ने संवत 1602 तक इनके जीवित रहने की बात की गई है। हजारी प्रसाद द्विवेदी मानते हैं 1545 में इनका जन्म, और जो शिव सिंह सरोज थे इन्होंने शिव सिंह सरोज में इनका जो इनके जो जीवित रहने की बात है वो 1602 तक की गई है। इन्होंने शिव सिंह सेंगर की रचना है शिव सिंह सरोज। इन्होंने अपनी रचनाओं में दोहा, कवित, सवैया, कुंडली आदि छंदों का प्रयोग किया है। शिव सिंह सेंगर जी की रचना है शिव सिंह सरोज। हिंदी का पहला साहित्य है। फिर इनकी रचनाएं सुदामा चरित, ध्रुव चरित। सुदामा चरित इनकी कीर्ति का आधार है। यानी इनकी कितनी रचनाएं हैं, सुदामा चरित और ध्रुव चरित, यही इनकी कीर्ति का आधार है और इन्हीं की रचना से ये इतिहास में अपना नाम बना लिया है इन्होंने। फिर पाठ का सार। प्रस्तुत कविता क्या है, इसकी विधा। यह कविता है सुदामा चरित श्री नरोत्तम दास जी द्वारा लिखी एक प्रेरक कविता है। कैसी कविता है, प्रेरक कविता है। इस कविता में कवि ने श्री कृष्ण और सुदामा की आदर्श मित्रता का अति सुंदर सफल अंकन किया है। किसका, श्री कृष्ण जी और सुदामा का। कवि सभी को संबोधित करता हुआ कहता है कि सुदामा और कृष्ण ऐसे दो मित्र हुए जो आज भी सारे विश्व के लिए आदर्श और पथ प्रदर्शक हैं। सुदामा की दशा का वर्णन करते हुए कवि कहता है कि गरीबी के कारण सुदामा के सिर पर कोई पगड़ी नहीं है, न ही शरीर पर कोई कुर्ता। उसकी धोती फट चुकी है, उसके पैरों में भी कोई जूता नहीं है। वह दुर्बल, गरीब, लाचार दरवाजे पर खड़ा है और सुंदर धरती और महल को ताक रहा है, यानी देख रहा है। वह श्री कृष्ण के महल को पता पूछ रहा है और पूछने पर अपना नाम सुदामा बताता है। कवि सुदामा की दीन दशा का वर्णन करते हुए कहता है कि उसके पैरों में अत्यधिक विवाइयां फट गई हैं और ऐसे लग रहा है मानो सारे कांटे उसी के पैर में चुभ गए हैं। जब सुदामा जी कृष्ण को पहली बार मिलने आए हुए थे तो नरोत्तम दास जी ने उसका वर्णन किया है। ऐसी स्थिति और दशा को देखकर श्री कृष्ण पीड़ा से कहते हैं, हे मित्र, ये कितने दुख तुमने सहे हैं। करुणा के सागर श्री कृष्ण फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने सुदामा के पैरों को पानी की बजाय अपने आंसुओं से धोया। इस सब के बाद श्री कृष्ण सुदामा से कहते हैं, मित्र, भाभी ने इस तेवर के लिए कुछ तो भेजा होगा, किंतु उस वस्तु को तुम अपनी बगल में क्यों छुपाए हुए हो। अतीत में भी गुरु माता हम दोनों के लिए चने दिए थे, गुरु माता ने हम दोनों के लिए चने दिए थे, लेकिन तुम अकेले ही चबा गए थे। तुमने नहीं दिए थे, यानी जब गुरु माता ने हमें चने दिए थे तो तुम अकेले ही खा गए थे, तब भी तुमने मुझे वो चने नहीं दिए थे। इस पल श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए सुदामा को कहते हैं, मित्र, चोरी की कला में तुम प्रवीण हो चुके हो। श्री कृष्ण पुनः सुदामा से कहते हैं, तुम पोटली को अपनी बगल में दबाकर बैठे हो। तुम प्रवीण हो चुके हो किसमें, चोरी में। श्री कृष्ण सुदामा से कहते हैं, तुम पोटली को अपने बगल में दबाकर बैठे हो। तुम अमृत रस से युक्त पोटली को खोलते क्यों नहीं। तुम भाभी के चावलों के साथ पिछली बार की तरह अब धोखा नहीं कर सकते। जैसे तुमने सारे चने खा लिए थे, इस बारी तुम ऐसा नहीं कर सकते। सुदामा चलते हुए मित्र श्री कृष्ण को याद करते हुए सोचते हैं, वह श्री कृष्ण का हर्षित
एवं खुश होना, वह उठकर प्यार से मिलना एवं प्यार एवं सम्मान भरी बातें करना, श्री कृष्ण द्वारा दी जाने वाली विदाई आदि के बारे में भी कुछ भी कहा नहीं जा सकता। सब कुछ इतना अच्छा और आनंददायक था कि उसे व्यक्त करना अत्यधिक कठिन है। सुदामा की दीन दशा का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि वह थोड़े से खाद्य पदार्थ पाने हेतु घर घर हाथ फैलाकर भिक्षा मांगता फिरता था। कवि सुदामा के पास आने पर उसके गांव के बदले हुए रूप का वर्णन करते हुए कहता है कि सुदामा का सारा गांव बिल्कुल द्वारिकापुरी बन गया था। उसी प्रकार हाथी घोड़े घूम रहे थे। सुदामा यह सब देखकर परेशान हो रहे हैं कि कहीं वह दोबारा तो द्वारिका नहीं आ गए हैं। भवन को देखकर सुदामा का मन लालायित हो उठता है। वह गाँव भर में अपनी झोपड़ी को ढूंढते फिरते हैं, लेकिन उन्हें वह कहीं नहीं मिलती। जहाँ सुदामा की टूटी फूटी झोपड़ी हुआ करती थी, वहाँ पर क्या है, अब एक सुंदर महल चमक रहा है। जिसके पैरों में कभी जूता नहीं होता था, आज उसके लिए महावत के हाथी सेवा में खड़े रहते हैं। जिसकी सारी रात कठोर धरती पर लेटकर कटती थी, अब वह हाथी पर शान से सवारी करता है। जिसे कभी 2 समय का भोजन नहीं मिल पाता था, आज उसे भगवान श्री कृष्ण की दया से समस्त ऐश्वर्य और सुख प्राप्त हो जाता है। यानी कि श्री कृष्ण और सुदामा जी की दोस्ती ऐसी थी कि श्री कृष्ण जी ने सुदामा के सभी कष्टों को, दुखों को दूर कर दिया था। अभी इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न कर लेते हैं। सुदामा चरित कविता के कवि कौन हैं? तो कौन है? नरोत्तम दास जी हैं। आने वाले के सिर पर क्या नहीं है? आने वाले के सिर पर क्या नहीं है? तो क्या नहीं है सिर पर? पगड़ी नहीं है। झगा क्या होता है? तो क्या होता है झगा? ढीला कुर्ता। उपान्ह होता है, यानी उपान्ह का मतलब क्या है यहाँ पर? जूता। हाय महादुख पायो सखा, यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? कृष्ण जी का है, जब वो सुदामा को देखते हैं। करुणा करी के करुणा निधि रोए में अलंकार है। तो कौन सा अलंकार है? अनुप्रासी है। क की आवृत्ति हो रही है। श्री कृष्ण ने सुदामा के पैर किससे धोए थे? आंखों के जल से, यानी अपनी आंसुओं से ही धो दिए थे उनके पैर। इतना रोए थे श्री कृष्ण जी उनकी दशा को देखकर। सुदामा ने आंख में किसकी पोटली छिपाई हुई थी? तो किसकी छिपाई हुई थी? चावलों की। गुरु माता ने सुदामा को क्या दिया था? चना दिया था, जिसको वो खुद ही खा गए थे। तंदुल क्या होता है? तो क्या होता है? तंदुल चावल होता है। क्या होता है? तंदुल चावल। हो आवत नाही हो तो वाही पठियो ठेली। वाही कौन है? यानी इसमें जो वाही है, इसका अर्थ क्या है? तो क्या है इसका अर्थ? है सुदामा की पत्नी। पूछत पांडे फिरे सबसो। पांडे कौन है? पूछत पांडे फिरे सबसो। पांडे कौन है? तो कौन है पांडे? सुदामा है। सुदामा। छानी क्या है? छानी क्या है? तो क्या थी छानी? सुदामा की झोपड़ी। क्या थी छानी? सुदामा की झोपड़ी। कंचन के धाम कैसे होते हैं? कंचन के धाम कैसे होते हैं? सोने के। कंचन। सुदामा कृष्ण से मिलने कहाँ गया था? तो कहाँ गया था सुदामा कृष्ण से मिलने? द्वारिका। तो यह था हमारा पाठ 12। अब कर लेते हैं पाठ 13। पाठ जो 13 है वो है हमारा जहाँ पहिया है। जहाँ पहिया है। पी साईनाथ इसके लेखक हैं। पी साईनाथ का जन्म 1957 तमिलनाडु राज्य के मद्रास शहर में हुआ। पत्रकारिता के प्रति इनकी गहन रुचि थी। भारतीय पत्रकारिता जगत में इन्होंने फोटो पत्रकारिता, सामाजिक समस्याओं को खूब उठाया है। इन्होंने गरीबी, ग्रामीण क्षेत्र तथा भारत की अन्य समस्याओं को उजागर किया है। पत्रकार के रूप में इनका नाम विशेष उल्लेखनीय है। इन्होंने जवाहर नेहरू विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की है। ये भारत के पूर्व राष्ट्रपति वी गिरी के पोते हैं। किसके? वी गिरी के। ये कांग्रेस नेता वी शंकर गिरी के भतीजे हैं। इन्होंने लोहिया कॉलेज से पढ़ाई पूरी की। इन्हें राजा लक्ष्मी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनके साथ साथ इन्हें कई और सम्मान भी प्राप्त हुए। फिर है पाठ का सार जहाँ पहिया है। जहाँ पहिया है नामक पाठ श्री पी साईनाथ के द्वारा रचित है। यह पाठ एक प्रेरणा स्रोत है, जिसमें लेखक ने अपनी पुडुकोट्टई की यात्रा का वर्णन किया है। कहाँ की यात्रा का? पुडुकोट्टई। इस पाठ में लेखक ने पुडुकोट्टई में हो रहे परिवर्तन और महिलाओं की आज़ादी तथा उनकी प्रगति के दर्शन कराए हैं, यानी वो जो प्रगति पथ पर थी। पुडुकोट्टई तमिलनाडु राज्य का एक छोटा सा जिला है। कहाँ का? तमिलनाडु राज्य का। यह भारत के गरीब जिलों में से एक है। साइकिल चलाना एक सामाजिक आंदोलन है। कुछ अनोखी बात है कि लेकिन चौंकने की बात नहीं है। पुडुकोट्टई की महिलाओं ने उसे कर दिखाया है। पिछले दिनों यहाँ की ग्रामीण महिलाओं ने अपनी आज़ादी, गतिशीलता, स्वाधीनता को व्यक्त करने के लिए प्रतीक के रूप में साइकिल
को चुना, क्योंकि साइकिल चलाना क्या है, एक सामाजिक आंदोलन है। इनमें से अधिकांश नवाक्षर थी। इन महिलाओं में कितनी 70,000 महिलाओं ने इस प्रदर्शन एवं प्रतियोगिता जैसे सार्वजनिक कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर भाग लिया। कितनी 70,000 महिलाओं ने। इन्होंने साइकिल चलाने की इच्छा व्यक्त की, इसीलिए वहाँ की कई प्रशिक्षण शिविर चल रहे हैं। युवा मुस्लिम लड़कियां सड़कों पर अपनी साइकिल से जाती हुई प्रायः देखी जा सकती हैं। जमीला बीवी नामक एक युवती जिसने साइकिल चलाना शुरू किया। कौन सी युवती? जमीला बीवी, जिससे लेखक की बात हुई। उसने कहा, यह मेरा अधिकार है, अब हम कहीं भी जा सकती हैं, बस हमें बस का इंतज़ार नहीं करना पड़ता। मुझे पता है जब मैंने साइकिल चलाना शुरू किया तो लोग फब्तियाँ कसते थे, लेकिन मैंने उस पर कोई भी ध्यान नहीं दिया। फातिमा एक विद्यालय में अध्यापिका हैं। कौन है? फातिमा। वह शाम को आधे घंटे के लिए किराए पर लेकर साइकिल चलाती हैं। इस विषय में फातिमा ने बताया, साइकिल चलाने में एक खास तरह की आज़ादी है, हमें किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। मैं कभी इसे नहीं छोड़ूंगी। इस प्रकार की बातों से स्पष्ट होता है कि पुडुकोट्टई की नारियों में साइकिल के प्रति कितना अगाध प्रेम है और समाज के प्रति कितना रोष। पुडुकोट्टई जिले में साइकिल की पूरी तरह से धूम मची हुई है। अब हर क्षेत्र व व्यवसाय से जुड़ी महिलाएं इसका प्रयोग खूब कर रही हैं, यानी उन्हें बस का इंतजार करना नहीं पड़ता। फिर चाहे वे खदानों, स्कूलों, होटलों, आंगनबाड़ी आदि क्षेत्रों में क्यों ना काम कर रही हो, दोपहर का खाना पहुंचाने वाली औरतें इसका भरपूर प्रयोग कर रही हैं। इसी संदर्भ में साइकिल आंदोलन के एक नेता का कहना है, मुख्य बात यह है कि आंदोलन ने महिलाओं को बहुत आत्मविश्वास प्रदान किया है। महत्वपूर्ण यह है कि इसने पुरुषों पर उनकी निर्भरता कम कर दी है, यानी उनको अब पुरुषों पर निर्भर रहना नहीं पड़ता है। अब साइकिल एक संपूर्ण सवारी बन चुकी है। सड़कों पर माँ, उसका बच्चा पीछे ढेर सामान लादे हुए साइकिल चलाती महिला का दृश्य देखा जा सकता है। प्रारंभ में साइकिल चलाने पर लोगों ने इसका जमकर विरोध किया, तब बाद में इसे सामाजिक मान्यता मिल गई। किला कुरुचि गांव में सभी साइकिल सीखने वाली महिलाएं एकत्रित हुई थी। इस प्रकार का आवेग देखकर प्रत्येक आश्चर्यचकित हो सकता है, यानी हर किसी को आश्चर्य हो सकता है। यहाँ नव साइकिल चालक गीत भी गाती हैं। इसमें से एक गाने की पंक्ति है, ओ बहिना आ सीखे साइकिल घूमे समय के पहिए संग। तो यह क्या है? यह एक गीत है। 1992 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बाद इस जिले में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है। यहाँ की 1500 महिलाओं ने पुडुकोट्टई जिले की काया पलट कर रख दी है। और प्रतियोगिता में भाग कितनी महिलाओं ने लिया था? 70 महिलाओं ने पलट कर रख दी। तो वहाँ पर कितनी 70,000 महिलाओं ने उसमें पार्टिसिपेट किया था। आर साइकिल्स के मालिक ऐसे डीलर हैं जहाँ लेडीज़ साइकिल की बिक्री साल भर के अंदर 350% की वृद्धि हुई है। कितने परसेंट की? 350। 22 वर्षीय मनोरमनी साइकिल चलाने के विषय में अपने विचार प्रकट करते हुए कहती है कि हमारा इलाका मुख्य शहर से कटा हुआ है। यहाँ जो साइकिल चलाना जानते हैं उनकी गतिशीलता बढ़ जाती है। यहाँ स्त्रियों को साइकिल चलाने के अनेक लाभ प्राप्त हुए हैं। इससे उनकी आय में वृद्धि हुई है। इसी पर वे आसपास वस्तुएं बेच आती हैं। इससे उनका बस की प्रतीक्षा का समय बच जाता है। ये अधिक से अधिक जगहों पर अपना सामान बेचने जा पाती हैं। साइकिल की सवारी सीखने के कारण अब स्त्रियों को किसी पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं थी। वे स्वयं अपने कार्य सुगमता से आसानी से करने लगी। अभी जिनके पास साइकिल का अभाव है, उन्हें अपना काम की पूर्ति अधिक समय लगता है, लेकिन जिनके पास यह सवारी है वह बड़ी सरलता और सुगमता से अपना कार्य कर लेती हैं। साइकिल प्रशिक्षण से महिलाओं के अंदर आत्मसम्मान की भावना पैदा हुई है। इस विषय में फातिमा का कहना है कि बेशक यह मामला केवल आर्थिक नहीं है। फातिमा कौन है? एक अध्यापिका है। इन शब्दों को सुनकर किसी भी व्यक्ति का हृदय मार्मिक हो सकता है। पुडुकोट्टई पहुंचने से पहले मैंने इस विनम्र सवारी के बारे में कभी भी इस तरह से परिवर्तन और आर्थिक लाभ के बारे में नहीं सोचा था। एक महिला ने इसीलिए कहा भी, लोगों के लिए यह समझना बड़ा कठिन है। ग्रामीण महिलाओं के लिए यह कितनी बड़ी चीज़ है। जो पुरुष इसका विरोध करते हैं वे जाएं टहलें, क्योंकि जब साइकिल चलाने की बात आती है तो वे महिलाओं की बराबरी ही नहीं कर सकते। इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न, पुडुकोट्टई में साइकिल चलाना कौन सा आंदोलन है? तो कौन सा आंदोलन है? सामाजिक आंदोलन है। कितनी ग्रामीण महिलाओं ने साइकिल चलाना सीख लिया है? कितनी ग्रामीण महिलाओं ने? 1/4। यह मेरा अधिकार है, अब हम कहीं भी जा सकते हैं। यह शब्द किसके हैं? जमीला के हैं। किसके हैं? जमीला के। साइकिल चलाने में एक खास तरह की आज़ादी है। यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? फातिमा का है। किसका है? फातिमा का। किला कुरुचि
गांव में साइकिल सीखने के लिए महिलाएं किस दिन इकट्ठा होती हैं? तो किस दिन इकट्ठा होती हैं? रविवार के दिन इकट्ठा होती हैं। सन 1992 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर पुट्टू कोट्टई महिला कितनी महिलाओं ने साइकिल चलाया था? 1500। साइकिल डीलर की दुकान का क्या नाम है? तो क्या नाम है? आर साइकिल्स। मनोरमनी के अनुसार साइकिल चलाने से क्या बढ़ जाती है? तो क्या बढ़ जाती है? गतिशीलता। साइकिल चलाने से महिलाओं को कौन सा लाभ होता है? कौन सा लाभ होता है? आर्थिक लाभ, यानी जो काम करती हैं वो बहुत ही जल्दी से हो जाता है और उनको किसी पर भी निर्भर नहीं रहना पड़ता। साइकिल चलाने से महिलाओं में कौन सी भावना उत्पन्न हुई है? तो कौन सी भावना उत्पन्न हुई है? आत्मसम्मान की भावना उत्पन्न हुई है। पुडुकोट्टई जिला किस राज्य में है? तो किस में है? तमिलनाडु में। साइकिल चलाने में औरतों को किस चीज़ का अनुभव होता है? आत्मसम्मान का, आत्मविश्वास का, आज़ादी का या फिर तीनों का? तो किसका होता है? इन तीनों का। पुडुकोट्टई में किसको आज़ादी का प्रतीक माना जाता है? साइकिल को। फातिमा कहाँ पढ़ाती है? कहाँ पर पढ़ाती हैं फातिमा, जो कि एक टीचर हैं माध्यमिक स्कूल में। महिलाओं का साइकिल चलाना किसका प्रतीक है? किसका प्रतीक है? व्यक्तिगत आज़ादी का। पुडुकोट्टई जिले की किन ग्रामीण महिलाओं के लिए साइकिल चलाना आम बात है? किन महिलाओं के लिए साइकिल चलाना आम बात है? नवाक्षर महिलाओं के लिए। कितनी महिलाओं ने प्रदर्शन एवं प्रतियोगिता जैसे सार्वजनिक कार्यक्रम में प्रदर्शन किया था? तो कितनी? 70,000 ने। ग्रामीण पुडुकोट्टई में किस रूढ़िवादी पृष्ठभूमि से आई लड़कियां साइकिल चलाती दिखती हैं? तो मुस्लिम पृष्ठभूमि की। फातिमा साइकिल चलाने का शौक पूरा करने के लिए कितने घंटे के लिए साइकिल किराए पर लेती है? तो कितने के लिए? आधे घंटे के लिए। औरतें कितनी दूरी तय करके साइकिल पर पानी लाती हैं? तो 4 किलोमीटर की। साइकिल सीखने वाली लड़कियां साइकिल सीखते समय क्या करती हैं? तो क्या करती हैं लड़कियां? गीत गाती हैं। ग्रामीण महिलाओं के लिए साइकिल चलाना किससे उड़ाने के समान है? हवाई जहाज उड़ाने के समान है। ये है हमारा लेसन नंबर 13। अब है हमारा लेसन नंबर 14, अकबरी लोटा। हमारा पार्ट नंबर 14, अकबरी लोटा, जिसके जो लेखक हैं वो हैं अन्नपूर्णानंद वर्मा हिंदी साहित्य के एक प्रसिद्ध लेखक हैं। वर्तमान हिंदी साहित्य जगत में इनकी रचनाओं का विशेष स्थान है। इन्होंने अनेक रचनाओं का सृजन किया है। हिंदी भाषा साहित्य का विकास इनकी रचनाओं में देखने को मिलता है। व्यंग्यात्मकता का पुट इनकी रचनाओं का विशेष गुण है। क्या है विशेष गुण? व्यंग्यात्मकता। इन्होंने कभी भी और कहीं भी सामाजिक भावनाओं की अवहेलना नहीं की है। क्या नहीं की है? सामाजिक भावनाओं की अवहेलना। इनकी रचनाएं जनता से जुड़ी हुई हैं। आम जनमानस उन्हें पढ़कर उनकी भावनाओं से स्वयं को जोड़ने का काम करता है। इनकी रचनाओं में अभिव्यक्ति, जातीय प्रेम, किसी अन्य वर्ग, संप्रदाय या जाति के प्रति विद्वेषपूर्ण नहीं है। यानी जो इनकी रचनाएं हैं उसकी जो अभिव्यक्ति है उसमें जातीय प्रेम, किसी अन्य वर्ग या मतलब जाति या संप्रदाय के प्रति कोई भी द्वेषपूर्ण वो बात नहीं है। उसमें किसी प्रकार की सांप्रदायिकता या संकीर्णता भी नहीं है। अब है इस पाठ का सार। अकबरी लोटा। क्या है? हमारे पाठ का नाम है अकबरी लोटा। अन्नपूर्णानंद वर्मा द्वारा रचित एक श्रेष्ठ रचना है। इस काल्पनिक कहानी में यह क्या है? एक इसकी विधा क्या है? कहानी। लेखक ने सेखी बखारने वाला गहरा कटाक्ष किया है। क्या? सेखी बखारना यानी जो बड़ी बड़ी ढींगे हाँकते रहते हैं उन पर कटाक्ष किया है। लाला छाऊलाल, किसका जिक्र हुआ है? लाला छाऊलाल काशी के ठठेरी बाजार में रहने वाले एक संपन्न व्यक्ति थे। कौन थे? लाला छाऊलाल। कहाँ पर? काशी का ठठेरी बाजार। खाने पीने और पहनने में वह कोई कमी नहीं करते थे। एक दिन इनकी पत्नी ने अचानक 250 रुपये मांग लिए। कितने रुपए मांगे? 250 रुपये। यह सुनकर लाला जी चौंक गए। पत्नी ने पति की दशा देखकर कहा, यदि तुम्हें पैसे नहीं देने तो कोई बात नहीं, वह अपने भाई से मंगवा लेगी। यानी वो कहते हैं कितने रुपए मांगे? 250 रुपये। भी अगर आपको देने हैं तो ठीक है, नहीं तो वह अपने भाई से मंगवा लेगी। अपनी प्रतिष्ठा को नीचे गिरता देख लाला जी ने आवेश में आकर 1 सप्ताह के अंदर 250 रुपये देने का आश्वासन दे दिया। कितने सप्ताह के अंदर? 1 हफ्ते में। लाला जी ने रुपए देने के लिए कह तो दिया, लेकिन 4 दिन बीत गए, रुपये का कोई प्रबंध नहीं हो सका। लाला जी सोचने लगे, पत्नी ने पहली बार कुछ मांगा है, यदि न दिया तो किरकिरी हो जाएगी, यानी उनका मजाक उड़ाया जाएगा।
5वें दिन वह घबराते हुए पंडित बिलवासी मिश्र के पास पहुँचे। कहाँ पहुँचे? बिलवासी मिश्र, पंडित बिलवासी मिश्र, और अपनी सारी कहानी उन्हें सुना दी। पंडित जी ने कहा, अभी उनके पास इतने रुपए नहीं हैं, लेकिन प्रबंध करके उनके घर देने आ जाएंगे। लाला जी यह सोच कर परेशान हो रहे थे कि रुपयों का प्रबंध न हुआ तो उनकी कितनी हंसी होगी, यानी उनका कितना फिर मजाक उड़ाया जाएगा। इसी उधेड़-बुन में वह छत पर टहलने लगे। टहलते टहलते उन्हें प्यास लग गई। उन्होंने पानी के लिए आवाज़ लगाई तो नौकर के स्थान पर एक पुराने बेढंगे लोटे में पत्नी पानी लेकर आई। कैसे लेकर आई? एक पुराने बेढंगे लोटे में, यानी जिसकी आकार शेप बिगड़ी हुई थी। लाला जी अपनी पत्नी का सम्मान करते थे, अतः उन्होंने लोटा लेकर पानी पीना शुरू कर दिया। अभी दो चार घूंट पानी पिया था कि अचानक लोटा उनके हाथ से छूट गया, नीचे खड़े एक अंग्रेज के पैरों में जा गिरा और लोटे का सारा पानी उनके शरीर पर गिर गया। कुछ ही देर में ही हल्ला मच गया। देखते ही देखते लोगों की भीड़ लाला जी के घर में घुस आई। सारी भीड़ का मुखिया एक अंग्रेज व्यक्ति था। क्यों भीड़ घुस आई थी? क्योंकि वह जो लोटा था, बेढंगा लोटा, अंग्रेज पर गिर गया और उसका सारा पानी उन पर गिर गया था। वह पूरी तरह भीगा हुआ था, पैरों से लंगड़ा रहा था। अंग्रेज के हाथ में लोटे को देखकर लाला जी की दशा बिगड़ने लगी, यानी हालत खराब होने लगी। अंग्रेजों को जैसे ही पता चला कि उस पर लोटा गिराने वाला व्यक्ति लाला है, तो उसने गाली गलौज करना शुरू कर दी। लाला जी को पहली बार पता चला कि अंग्रेजी भाषा में गालियों का भंडार भरा पड़ा है। तभी भीड़ को चीरते हुए पंडित बिलवासी मिश्र आ गए। कौन आ गए? पंडित बिलवासी मिश्र, जिससे लाला जी ने 250 रुपये मांगे थे। उन्होंने आते ही अंग्रेज व्यक्ति को छोड़ बाकी सभी को घर के बाहर कर दिया। पंडित जी ने बड़ी विनम्रता से अंग्रेज व्यक्ति को बैठने को कहा। अंग्रेज ने संकेत करते हुए पंडित जी से पूछा कि क्या वह लाला को जानते हैं? तो पंडित जी ने बड़ी विनम्रता से कहा, वह उसे नहीं जानते। अंग्रेज व्यक्ति लाला की पुलिस में शिकायत करना चाहता था। वह लाला को खतरनाक व्यक्ति कह रहा था। पंडित जी भी अंग्रेज की हाँ में हाँ मिला रहे थे। पुलिस थाने में जाने से पहले पंडित जी ने अंग्रेज से कहा, पहले मैं इस लाला से यह लोटा खरीद लूं, फिर आपके साथ शिकायत करने थाने चलूंगा। ऐसा किसने कहा? पंडित बिलवासी मिश्र ने। पंडित बिलवासी मिश्र ने लोटे की बड़ी प्रशंसा की और लोटे को ऐतिहासिक बतलाया। उन्होंने इसके बारे में कहा, जनाब यह एक ऐतिहासिक लोटा जान पड़ता है। जान क्या पड़ता है? मुझे पूरा विश्वास है यह वह प्रसिद्ध अकबरी लोटा है जिसकी तलाश में संसार भर के म्यूजियम परेशान हैं। पंडित जी लोटे की ऐतिहासिक कहानी बताते हुए कहने लगे कि 16वीं शताब्दी की है, जब बादशाह हुमायूं शेरशाह से पराजित होकर शेरशाह से हार कर रेगिस्तान में भूखा प्यासा भटक रहा था। तब एक ब्राह्मण ने हुमायूं की प्यास इसी लोटे में पानी डालकर बुझाई थी। अकबर ने बाद में उस ब्राह्मण का पता लगाकर इस लोटे के बदले 10 सोने के लोटे दे दिए थे। यानी कब का है यह? अकबर के शासनकाल का यह लोटा है। अकबर इस लोटे से बहुत प्रेम करते थे, तभी से ये लोटा अकबरी लोटे के नाम से प्रसिद्ध हो गया। सन 57 तक इसमें शाही घराने में रहने का प्रमाण मिलता है, लेकिन उसके बाद से इसका पता नहीं यह कहाँ था और इस आदमी के पास कैसे आया। तो जो लोटा था उसको क्या सिद्ध कर दिया गया? अकबरी लोटा। और कौन सी शताब्दी की बात थी? 16वीं शताब्दी की। और उसके बदले में कितने लोटे दिए गए थे सोने के? 10 लोटे। अब भी किसी म्यूजियम वाले को पता चले तो अधिक दाम देकर इसे तुरंत यहाँ से ले जाएं। ऐसी बातें सुनकर अंग्रेज की आंखों में लोभ झलकने लगा। अंग्रेज ने पंडित जी से पूछा, इस लोटे का क्या करेंगे? पंडित जी ने उत्तर दिया, मुझे पुरानी और ऐतिहासिक वस्तु के संग्रह की रुचि है। उत्तर सुनकर अंग्रेज ने कहा, उसे भी पुरानी वस्तु के संग्रह करने की रुचि है, अतः लोटा वे ही खरीदेंगे। दोनों में लोटे को खरीदने के लिए तर्क वितर्क होने लगा। अब दोनों अपने भाव लगाने लगे। पंडित जी ने पहले 250 रुपये की बोली लगाई, अंग्रेज ने 500 रुपये की बोली लगाकर लोटा अपना कर लिया। पंडित जी ने अफसोस करते हुए अपने रुपए उठा लिए। अंग्रेज व्यक्ति का चेहरा खुशी से दमक उठा।
अंग्रेज ने झट से लोटा उठा लिया और कहने लगा, अब मैं हंसता हुआ अपने देश लौटूंगा। मेजर डगलस की डींग सुनते सुनते मेरे कान पक गए हैं। कौन से मेजर की? डगलस की। मेजर डगलस अंग्रेज व्यक्ति के पड़ोसी थे। पुरानी चीज़ों के संग्रह करने से उसकी और मेजर की होड़ लगी रहती थी। मेजर को अपने जहांगीरी अंडे पर अत्यधिक गर्व है। क्या था मेजर डगलस के पास? जहांगीरी अंडा। लेकिन अब इस अकबरी लोटे के सामने उनकी कुछ न टिकेगी। यह लोटा उनके जहांगीरी अंडे से एक पुश्त पुराना है। इस पर पंडित जी ने कहा, इस रिश्ते से तो आपका लोटा उस अंडे का बाप हुआ। अंग्रेज व्यक्ति ने लाला को 500 रुपये देकर लोटा खरीद लिया और अपने रास्ते चल दिया। उस दिन रात्रि में बिलवासी जी को देर रात तक नींद नहीं आई। 1 बजे रात को वह उठे, अपनी पत्नी के गले से बंधी चाबी निकाल कर दूसरे कमरे में संदूक खोला और चुपके से 250 रुपये उसमें रख दिए। इसके बाद चाबी पुनः लाकर अपनी पत्नी के गले में बांध दी और आराम से सो गए। अब है इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न। कैसे उन्होंने एक अंग्रेज को बेवकूफ़ बनाकर वह लोटा उनको दे दिया, और वो भी पूरे 500 रुपये में। अकबरी लोटा किसकी रचना है? तो किसकी रचना है? अन्नपूर्णानंद की रचना है, अन्नपूर्णानंद वर्मा की। लाला झाऊलाल की मासिक आय कितनी थी? तो कितनी थी? 100 रुपये थी। कितनी थी? 100 रुपये थी। लाला झाऊलाल की पत्नी ने कितने रुपयों की मांग की थी? 250 रुपये की। कितनी? 250 रुपये की। लाला झाऊलाल ने कितने समय से रुपए देने का वायदा किया था? तो कितने समय में देने का वादा किया था? 7 दिन में, यानी 1 हफ्ते में। लाला झाऊलाल ने किससे रुपए उधार मांगे थे? पंडित बिलवासी मिश्र से। किससे मांगे थे? पंडित बिलवासी मिश्र से। लोटा मुंडेर से किसके ऊपर गिरा था? अंग्रेज के। किसके ऊपर गिरा था? अंग्रेज के ऊपर गिरा था। पत्नी का अदब कौन मानता था? तो कौन मानते थे पत्नी का अदब? लाला झाऊलाल बहुत ही सम्मान किया करते थे अपनी पत्नी का। भीड़ में प्रधान पात्र कौन था? प्रधान पात्र कौन था भीड़ में? तो कौन था? अंग्रेज था, जिसके ऊपर पानी गिरा था। पंडित बिलवासी मिश्र ने बेढंगे लोटे को क्या नाम दिया था? अकबरी लोटा। क्या कहा था? अकबरी लोटा। मुझे पुरानी और ऐतिहासिक चीज़ों के संग्रह का शौक है। यह कथन किसका है? तो किसका था? पंडित बिलवासी मिश्र का। अंग्रेज ने अकबरी लोटा कितने में खरीदा था? पूरे 500 रुपये में। कितने में? 500 में। मेजर डगलस के पास कौन सी ऐतिहासिक वस्तु थी? तो क्या था उनके पास? जहांगीरी अंडा। लाला झाऊलाल की पत्नी ने किससे रुपए उधार मांगने की बात की थी? अपने भाई से। किससे? अपने भाई से। कितने दिन तक रुपयों का प्रबंध ना हो सका था? तो 4 दिन तक। उसके बाद ही वो पंडित बिलवासी मिश्र के पास गए थे। इस रिश्ते से तो आपका लोटा उस अंडे का बाप हुआ। यह कथन है पंडित बिलवासी मिश्र का। रुपया अगर अपना हो तो उसे सहेजना एक ऐसा सुखद मनमोहक कार्य है कि मनुष्य उस समय सहज में ही तन्मयता प्राप्त कर लेता है। यह कथन किसका है? लाला झाऊलाल का। किसका है? लाला झाऊलाल का। जितने भी कथन आते हैं उनको कृपया करके ज़रूर करें, क्योंकि यह जो कथन वाले जो क्वेश्चन होते हैं वह ज़रूर आते हैं पेपर में। अगला जो प्रश्न है, पंडित बिलवासी जी ने रुपयों का प्रबंध किस प्रकार किया? तो किस प्रकार किया था? उन्होंने कहाँ से लिए थे? अपनी पत्नी के संदूक से निकाले थे। लाला झाऊलाल ने कौन से दिन अपने मित्र को अपनी विपदा सुनाई? कौन से दिन सुनाई थी? 5वें दिन। 4 दिन तक बंदोबस्त नहीं हो पाया था, तो 5वें दिन फिर पंडित बिलवासी मिश्र के पास गए थे। लाला जी की पत्नी किसमें पानी लेकर आई थी? तो किसमें लेकर आई थी? बेढंगे लोटे में लेकर आई थी। लाला जी कहाँ खड़े होकर पानी पी रहे थे? तो कहाँ खड़े होकर पानी पी रहे थे? छत की मुंडेर पर। लाला झाऊलाल काशी के किस बाजार में रहते थे? तो किस बाजार में रहते थे? ठठेरे बाजार में। कहाँ पर रहते थे? ठठेरे बाजार में। तो कहाँ रहते थे? काशी के ठठेरी बाजार में रहते थे। आंसर तो भैया आना चाहिए, क्योंकि काशी का ठठेरी बाजार है, ठठेरे नहीं है। तो अंग्रेज को लोटा गिरने से कहाँ पर चोट लगी थी? कहाँ पर चोट लगी थी? पैर पर, इसलिए वो लंगड़ा कर चल रहा था। अकबरी लोटे का प्लास्टर मॉडल कहाँ रखा हुआ था?
अकबरी लोटे का प्लास्टर मॉडल कहाँ रखा हुआ था? कलकत्ता के म्यूज़ियम में। कहाँ पर? कलकत्ता के म्यूज़ियम में। अंडा किस हांडी में रखा रहता था? अंडा किस हांडी में रखा रहता था? खिल्लोर की हांडी में। किसकी? खिल्लोर की। मेजर डगलस ने कितने रुपए में अंडा खरीदा था? तो कितने? 300 रुपये में। और अंग्रेज ने कितने में लोटा खरीदा? 500 रुपये में। तो यह था हमारा लेसन पाठ मतलब 14 अकबरी लोटा। आशा करती हूँ कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। यदि क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ क्लास को एक लाइक अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।